क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। देखो बच्चों, पिछले लेक्चर में अपन ने पढ़ा नैश समीकरण के अनुप्रयोग, एक पूर्ण सेल के लिए किस तरह से नैश समीकरण लिखी जाती है और एक अर्ध सेल के लिए हाफ इलेक्ट्रोड के लिए किस तरह से आप नैश समीकरण लिखते हो। उसके बाद में अपन ने पढ़ा था, क्या शुरुआत की थी, लॉग और एंटी लॉग की। तो मैंने लॉग के बारे में आपको पिछले लेक्चर में विद एग्जांपल बता दिया था। लॉग में क्या याद करना है, 2-4 फॉर्मूले हैं, उसके अलावा कुछ 5 लॉग वैल्यू याद करना, बाकी की आप आराम से निकाल सकते हो। तो पिछले लेक्चर में अपना बच गया था एंटी लॉग कैसे निकालते हैं। एंटी लॉग की जरूरत पड़ेगी आपको साम्य स्थिरांक Kc का मान निकालने के लिए। तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं एंटी लॉग कैसे निकालते हैं। तो एंटी लॉग मैं अलग अलग तरीके से बता रहा हूँ। पूर्णांक संख्या का कैसे निकालते हैं, धनात्मक संख्या का कैसे निकालते हैं और ऋणात्मक संख्या का कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पूर्णांक संख्या का। पूर्णांक संख्या का एंटी लॉग निकालना। पूर्णांक संख्या का एंटी लॉग निकालना। सबसे पहले अपन बात करते हैं किसी पूर्णांक संख्या का एंटी लॉग कैसे निकालते हैं। तो एग्जांपल के लिए माना x एक पूर्णांक संख्या है। माना x एक पूर्णांक संख्या है। आप मान लो कोई भी x, एनीबॉडी, 1 2 3 4 5 10 100 1000 500, ये क्या है, पूर्णांक संख्या है। तो पूर्णांक संख्या का एंटी लॉग क्या हो जाएगा, पूर्णांक संख्या का एंटी लॉग क्या हो जाएगा भाई, बराबर 10 की पावर x। पूर्णांक संख्या का एंटी लॉग क्या हो जाएगा भाई आपका 10 की पावर x। x यहाँ पे क्या है, एक पूर्णांक संख्या। x यहाँ पे क्या है भाई, एक पूर्णांक संख्या। तो यहाँ पे किसी भी पूर्णांक संख्या का एंटी लॉग क्या हो जाएगा, वो पूर्णांक संख्या किसके पावर में चली जाएगी, 10 के पावर में चली जाएगी। तो किसी भी पूर्णांक संख्या का एंटी लॉग किसके बराबर होगा, 10 की पावर x के। एग्जांपल के लिए बात करते हैं अपन, जैसे आपका एग्जांपल फर्स्ट है, x बराबर क्या दे दिया आपको, 5 दे दिया। x बराबर क्या दे दिया, 5 दे दिया। तो एंटी लॉग क्या हो जाएगा भाई इसका, एंटी लॉग 10 की पावर 5। इसी तरह से दूसरा एग्जांपल x बराबर -5 दे दिया, तो इसका एंटी लॉग क्या हो जाएगा भाई आपका 10 की पावर -5। तो जो भी पूर्णांक संख्या है उसको किसके रूप में लिखते हैं अपन, उसके पावर के रूप में लिखते हैं। तो इस तरह से आप क्या निकालते हो, इसका एंटी लॉग। मान लो और तीसरा एग्जांपल, जैसे x बराबर क्या दे दिया आपको, 99 दे दिया, तो इसका एंटी लॉग क्या हो जाएगा भाई आपका 10 की पावर 99। तो कोई भी पूर्णांक संख्या होगी उसका एंटी लॉग निकालने के लिए क्या करोगे आप, उसको x की पावर में भेज दोगे। तो किसी भी पूर्णांक संख्या का, पूर्णांक संख्या मतलब समझ रहे हो, होल नंबर 0 से लेकर इनफाइनाइट तक आने वाले होल नंबर, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इनफाइनाइट तक, अनंत तक जो संख्या आती है वो क्या कहलाती है, होल नंबर या पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या का एंटी लॉग क्या हो जाएगा भाई, 10 की पावर x। x क्या है यहाँ पे, एक पूर्णांक संख्या है। इस तरह से आप किसी पूर्णांक संख्या का क्या निकाल सकते हो, एंटी लॉग निकाल सकते हो। तो सबसे पहले बात करते हैं एंटी लॉग में पूर्णांक संख्या का। तो पूर्णांक संख्या का एंटी लॉग क्या हो जाएगा, 10 की पावर x। कुछ एग्जांपल बता दिए, कुछ भी हो सकती है पूर्णांक संख्या, वो क्या चली जाएगी आपकी नेगेटिव में या पॉजिटिव में, वो सभी कहाँ चले जाएंगे, 10 की पावर x के रूप में चले जाएंगे। तो वो क्या हो जाएगा, जैसे 5 का कितना हो जाएगा, 10 की पावर 5, -5 का 10 की पावर -5, 99 का 10 की पावर 99।
अब सेकंड बात करते हैं। पहली बात कर ली अपन ने पूर्णांक संख्या का एंटीलॉग निकालना। अब सेकंड बात करते हैं किसी धनात्मक संख्या का एंटीलॉग निकालना। तो धनात्मक संख्या भाई एक से छोटी भी हो सकती है और एक से बड़ी हो सकती है। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन एक से छोटी धनात्मक संख्या का एंटीलॉग कैसे निकालते हैं। तो देखो एक से छोटी धनात्मक संख्या कितनी हो जाएगी भाई, जैसे 0.9 है, 0.8 है, 0.85 है, 0.699 है, 0.4 है, 0.3010 है, 0.477, ये आपकी जो भी एक से छोटी 0 से लेकर 0.99 तक क्या हो जाएगी, एक से छोटी। तो देखो अपन ने जब log की वैल्यू पढ़ी थी, log 1 से लेकर 10 तक, तो वहां पे मान कहाँ आ रहे थे, 0 से लेकर 1 तक आ रहे थे। तो यदि कोई धनात्मक संख्या 1 से छोटी होती है तो उसकी एंटीलॉग वैल्यू क्या आती है, जो आपने log वैल्यू पढ़ी थी 0 से लेकर 10 तक उनके बीच में। तो ध्यान रखना है कि जो छोटी संख्या दे रहे हैं आपको उसका log वैल्यू कौन सी संख्या का था। तो एग्जांपल के लिए बात करते हैं अपन सीधा। एग्जांपल आपसे पूछ रहा है एंटीलॉग 0.3010, ये क्या है भाई, आपका एक से छोटी धनात्मक संख्या। तो इस तरह से इस संख्या को देखना है कि ये किसकी log वैल्यू है, किसकी log वैल्यू। तो यहाँ पे देखो एक से छोटी संख्या क्या हो जाएंगी, log 1 से लेकर 10 तक का मान, अरे 0 से लेकर 10 तक का मान आ रहा था। तो आपको देखना होगा जैसे 0.3010 है, ये किसकी log वैल्यू थी भाई, log 2 की। तो इसका एंटीलॉग क्या हो जाएगा, 2। तो इसका एंटीलॉग क्या हो जाएगा, 2। तो धनात्मक संख्या में आपको क्या लेना है कि 1 से लेकर 10 तक की log वैल्यू ध्यान रखनी है। 10 को तो छोड़ दो, वो तो क्या हो जाएगी, 1 से बड़ी हो जाएगी। तो आपको क्या करना है भाई, 0 से लेकर 1 से लेकर 10 तक की log वैल्यू, तो वो तो 10 की तो 1 के बराबर हो जाएगी। तो आपको तो log 9 तक की याद करना है। तो वहां पे देखना है कि किस वैल्यू के आसपास ये वैल्यू आ रही है। तो ऐसे ही देखो पहले एग्जांपल में अपन ने देखा कि 0.3010 किसकी log वैल्यू है, log 2 का मान कितना होता है, 0.3010। इसी तरह से दूसरा एंटीलॉग आपको कह दे 0.3510, ये दे दिया आपको। तो देखो ये 3010 ऊपर वाला, नीचे है 35, निचला है आपका 3510। तो ये देखो log 2 से तो ज्यादा होगा इसका मान, तो 2 से थोड़ा सा ज्यादा कर दो, जैसे आपका 2.2। तो ये किसकी log वैल्यू हो गई, आपकी 2.2 की हो गई। तो एक से छोटी यदि धनात्मक संख्या है तो उसकी log वैल्यू क्या करो, एंटीलॉग कैसे निकलेगा, आपकी 1 से लेकर 9 तक की log वैल्यू के बीच में ही आएगा। जिस तरह से नेक्स्ट एग्जांपल जैसे एंटीलॉग 0.4771, ये किसके बराबर हो जाएगा, किसकी log वैल्यू है भाई, ये 3 की है। तो इसका एंटीलॉग क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसी तरह से एंटीलॉग 0.6020, ये किसकी हो जाएगी, 4 की। एंटीलॉग 0.78 किसकी हो जाएगी भाई, 6 की हो जाएगी। एंटीलॉग 0.89 ये किसकी हो जाएगी, 8 की। इसी तरह से आपका नेक्स्ट एग्जांपल एंटीलॉग जैसे आपको दे दिया 0.65, ये किसका दे दिया, 0.65। तो आप जानते हो 4 की कितनी होती है, 0.6020, और उसकी log 5 की मान कितना होता है, 0.69। तो ये लगभग मिड का आ गया। तो इसका मान कितना आ जाएगा, 4.5 के, क्योंकि log 4 की वैल्यू कितनी होती है भाई, 0.6020, और log 5 की वैल्यू 0.699। इसको लगभग आप 0.7 के आसपास मान सकते हो। तो ये कितना है, 6.65। तो ये इन दोनों के मिड का हो गया 0.65। तो इनकी log वैल्यू क्या हो जाएगी, इन दोनों के मिड की हो जाएगी। तो एंटीलॉग 0.65 का मान कितना आएगा भाई, आपके 4.5। तो इस तरह से यदि कोई धनात्मक संख्या 1 से छोटी है तो उसका एंटीलॉग आपके log वैल्यू 1 से लेकर 9 तक के बीच में आएगा। अब वो देखना है किसके आसपास आएगा, जैसे 0.35 है, ये 0.65 है। इस तरह से आपको देखना होगा कि किसके आसपास आ रहा है। तो 1 से छोटी धनात्मक संख्या का एंटीलॉग इस तरह से निकालते हैं। जो आपने log वैल्यू पढ़ी उन्हीं के आधार पर क्या निकालते हैं, इनका log वैल्यू एंटीलॉग निकालते हैं। तो
जिसका लॉग वैल्यू पता है उसको थोड़ा सा ध्यान में रखना, जैसे एंटी लॉग 0.3010 दो लॉग 2 का मान है तो इसका एंटी लॉग क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इस तरह से 0.78 का किसका लॉग वैल्यू था 6 का, तो एंटी लॉग 0.78 का मान कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो 1 से छोटी धनात्मक संख्या है तो उसका एंटी लॉग क्या आएगा, आपकी लॉग वैल्यू 2 से लेकर 9 तक के बीच में ही आएगा। अब इसमें देखते हैं अपन, धनात्मक संख्या क्या हो 1 से बड़ी हो तो उसका एंटी लॉग कैसे निकालते हैं। पहला पढ़ा, धनात्मक संख्या क्या हो, यदि 1 से बड़ी हो 1 से छोटी हो तो उसका एंटी लॉग 2 से 9 तक की वैल्यू के बीच में आएगा। तो यदि सेकंड, यदि धनात्मक संख्या 1 से बड़ी हो तो धनात्मक संख्या क्या हो 1 से बड़ी। तो ध्यान रखना, धनात्मक संख्या यदि 1 से बड़ी है तो उसका मान कैसे निकलेगा, आपको जैसे पॉइंटों में दे दिया, आपको जैसे 10.1 आ गई तो वो भी 1 से बड़ी है, और जैसे पूर्णांक संख्या दे दी 10 तो अपने आप में क्या है भाई पूर्णांक संख्या है, तो उसका तो 10 की पावर x हो जाएगा। तो अगर कोई पॉइंटों में आपको संख्या दे देते हैं धनात्मक संख्या 1 से बड़ी तो उसका लॉग एंटी लॉग कैसे निकलेगा भाई, टुकड़ों में निकलेगा। तो आपको क्या करना है, पूर्णांक संख्या का भी एंटी लॉग निकालना है उसमें अलग से, और आपकी 1 से छोटी धनात्मक संख्या का भी एंटी लॉग निकालना है। तो अपन देखो सबसे पहला एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल 1 से बड़ी धनात्मक संख्या के लिए एंटी लॉग कैसे, जैसे आपका मान निकालना है एंटी लॉग 10.6 का, एंटी लॉग 10.6 का मान निकालना है। तो यहाँ पे देखो 10 अपने आप में एक पूर्णांक संख्या है भाई, और ये 0.6 क्या है 1 से छोटी धनात्मक संख्या, तो जो पूर्णांक संख्या है उसका एंटी लॉग अलग से निकलेगा, और आपकी 1 से छोटी संख्या है उसका एंटी लॉग क्या निकलेगा अलग से निकलेगा। तो इसका मान क्या हो जाएगा, एंटी लॉग 10 गुणा एंटी लॉग 0.6 क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करो, दोनों को टुकड़ा बांट लो, पूर्णांक संख्या को अलग और इसको अलग, तो इसका मान क्या हो जाएगा एंटी लॉग 10 और इनटू एंटी लॉग 0.6। देखो 10 क्या है अपने आप में एक पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या, तो इसका एंटी लॉग कैसे निकलेगा पूर्णांक संख्या की तरह। ये क्या है भाई 0.6 1 से छोटी संख्या, तो इसका एंटी लॉग कैसे निकलेगा 1 से छोटी धनात्मक संख्या की तरह। तो पूर्णांक संख्या का इसका एंटी लॉग कितना हो जाएगा 10 की पावर 10, और ये किसके बराबर होता है भाई 0.6, लगभग लॉग 4 की वैल्यू होती है, 4 की वैल्यू, तो ये कितना हो जाएगा 4। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 4 × 10 की पावर 10। इस तरह से आप क्या निकालते हो, किसी 1 से बड़ी संख्या का धनात्मक संख्या का एंटी लॉग। तो पूर्णांक संख्या है उसका तो आप अलग से निकालो, और जो आपकी 1 से छोटी संख्या है उसका अलग से। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, जैसे आपको कह दिया एंटी लॉग 101.3, इसका मान निकालना आपको, एंटी लॉग 101.3, कुछ भी आ सकता है आपको। तो ये कितना हो जाएगा भाई, कैसे लिखोगे, एंटी लॉग 101 गुणा एंटी लॉग 0.3, 101 का अलग से निकाल लो, 0.3 का अलग से निकाल लो। तो 101 तो अपना आप में क्या है पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या है, तो इसका तो कितना हो जाएगा 10 की पावर 101 इंटू 0.3, लगभग लॉग 2 की वैल्यू है, तो ये कितना हो जाएगा 2, तो इसका मान कितना हो जाएगा 2 की पावर 101। तो आपका ये एंटी लॉग कितना आ जाएगा, एंटी लॉग 101.3 का 2 गुणा 10 की पावर 1.1।
तीसरा एग्जाम्पल देखो, जैसे आपसे कह दिया है एंटीलोग 2.39, इसका मान पूछ रहा है एंटीलोग 2.39। तो इसको पहले टुकड़ों में कर लो, तो क्या हो जाएगा एंटीलोग 2 इंटू एंटीलोग 0.39। अब देखो 2 का तो क्या हो जाएगा पूर्णांक संख्या के रूप में, तो ये कितना हो जाएगा 10 की पावर 2। अब यहाँ पे 0.39 है, अब 0.39 देखो log 2 की वैल्यू कितनी होती है 0.3010 और log 3 की वैल्यू होती है 0.471 40.47। तो 0.30 और 0.47 के मिल गया लगभग, तो ये मान किसका आ गया लगभग 2.5 का log वैल्यू आ गया। तो ये किसका हो गया भाई 2.5। तो आपका आंसर आ जाएगा 2.5 इंटू 10 की पावर 2। इस तरह से आप किसी एक से बड़ी धनात्मक संख्या का क्या मान निकाल सकते हो एंटीलोग। मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको उसको टुकड़े में बांटना होगा। पूर्णांक संख्या का अलग से निकालो और आपकी एक से छोटी धनात्मक संख्या का अलग से निकालो। तो पूर्णांक संख्या का एंटीलोग पूर्णांक संख्या की तरह और एक से छोटी धनात्मक संख्या का एंटीलोग एक से छोटी धनात्मक संख्या की तरह। तो पूर्णांक संख्या का 10 की पावर x हो जाएगा जो भी दी हुआ है, और एक से छोटे वाले का आप लोग वैल्यू देख लो किसकी आ रही है, उस हिसाब से क्या हो जाएगा उसका आंसर। तो इस तरह से आप किसी धनात्मक संख्या का एंटीलोग निकाल सकते हो। दोनों तरह से बता दिया है आपको कि यदि धनात्मक संख्या क्या हो एक से छोटी हो तो कैसे निकालते हैं, और यदि धनात्मक संख्या एक से बड़ी हो तो उसका एंटीलोग कैसे निकालते हैं। बिल्कुल इजी सा है, आपके इतना टिपिकल क्वेश्चन नहीं पूछेंगे कि कोई बड़ी संख्या दे दें आपको कि उसका एंटीलोग नहीं हो। बिल्कुल इजी सा है, एंटीलोग तो लोग से भी क्या है इजी है। तो इस तरह से आप क्या निकाल सकते हो, पूर्णांक संख्या का बता दिया आपको, और दूसरा धनात्मक संख्या का भी आपको एंटीलोग बता दिया। अब आपको यदि कोई ऋणात्मक संख्या दे दी जाए तो उसका एंटीलोग कैसे निकालते हैं, तो इसके बाद में अपन नेक्स्ट देखेंगे किसी ऋणात्मक संख्या का एंटीलोग निकालना। देखो अब निकालते हैं अपन किसी ऋणात्मक संख्या का एंटीलोग कैसे निकालते हैं। तो किसी ऋणात्मक संख्या का एंटीलोग निकालने के लिए आपको एक फॉर्मूला ध्यान रखना होगा। कैसे निकालोगे भाई, एंटीलोग 1 माइनस दशमलव के बाद वाली संख्या दशमलव के साथ, दशमलव के बाद वाली संख्या दशमलव के साथ। तो क्या लिखोगे एंटीलोग 1 माइनस दशमलव के बाद वाली संख्या विथ दशमलव विथ डेसिमल आपका दशमलव के साथ इनटू 10 की पावर माइनस 1 प्लस दशमलव के पहले वाली संख्या, दशमलव के पहले वाली संख्या। तो किसी ऋणात्मक संख्या का एंटीलोग निकालने के लिए आपको एक फॉर्मूला ध्यान रखना होगा, एंटीलोग 1 माइनस दशमलव के बाद वाली संख्या दशमलव के साथ इनटू 10 की पावर माइनस 1 प्लस दशमलव के पहले वाली संख्या। देखो एग्जाम्पल देखते हैं, आपको कह दिया जाए एंटीलोग माइनस 2.3, एंटीलोग माइनस 2.3 का मान निकालना। तो आप फॉर्मूला ध्यान रखो, फॉर्मूले में क्या है एंटीलोग 1 माइनस दशमलव के बाद वाली संख्या दशमलव के साथ। तो कितनी है भाई, दशमलव के बाद में 0.3 है, तो क्या रखोगे आप 0.3 इनटू 10 की पावर माइनस 1 प्लस, ये पावर में है भाई, ये पावर 1 प्लस दशमलव के पहले वाली संख्या। तो आपको साइन नहीं देखना, क्या है 2 है, तो इसका मान क्या आ जाएगा भाई आपका, वही एंटीलोग 1 में से आपने 0.3 घटाया तो लगभग 0.7 आ गया इनटू 10 की पावर माइनस 3। अब देखो 0.7 किसकी लोग वैल्यू थी, लोग 5 की, तो एंटीलोग 0.7 कितना हो जाएगा 5 इनटू 10 की पावर माइनस 3। आपके माइनस 2.3 का एंटीलोग कितना आ गया 5 इनटू 10 की पावर माइनस 3। तो
ऋणात्मक संख्या का एंटीलॉग निकालने के लिए आपको देखो ऋणात्मक संख्या कौन सी, यदि पूर्णांक है तो डायरेक्ट 10 की पावर x में आ जाएगी भाई, अरे 10 की पावर x में आ जाएगी। तो लेकिन यदि ये दशमलव में दी हुई है तो उसका एंटीलॉग आप कैसे निकालोगे, तो यही तो कर रहे थे पर उसमें कर रहे थे। तो पूर्णांक संख्या का एंटीलॉग तो डायरेक्ट 10 की पावर से आ जाएगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव लगा देना, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लगा देना। लेकिन यदि संख्या क्या हो आपकी दशमलव में हो तो क्या लगेगा सूत्र, 1 माइनस दशमलव के बाद वाली संख्या दशमलव के साथ इंटू 10 की पावर माइनस 1 प्लस दशमलव के पहले वाली संख्या, उसमें साइन नहीं देखना आपको, बस दशमलव के पहले वाली संख्या लिखनी है। एग्जांपल के लिए आपसे कह दिया जाए कि माइनस 2.3 का, तो ये कितना हो जाएगा एंटीलॉग 1 माइनस दशमलव के बाद वाली संख्या दशमलव के साथ कितनी है 0.3 इंटू 10 की पावर माइनस 1 प्लस 2, ये क्या जाएगी 1 प्लस दशमलव के पहले वाली संख्या, तो 0.7 आ जाएगा। 0.7 किसका लॉग वैल्यू है 5 का, तो एंटीलॉग 0.7 का मान कितना आ जाएगा भाई 5 के बराबर इंटू 10 की पावर 3, तो आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल और देखते हैं, जैसे सेकंड आपसे कह दिया जाए एंटीलॉग माइनस 5.4 का मान निकालो, आपसे कह दिया जाए एंटीलॉग 5.4 का मान निकालो, तो देखो उस तरह से फॉर्मूला याद रखो, क्या करोगे एंटीलॉग 1 माइनस दशमलव के बाद वाली संख्या दशमलव के साथ, तो 0.4 इंटू 10 की पावर माइनस 1 प्लस दशमलव के पहले वाली संख्या कितनी है भाई 5, ये कितना हो जाएगा आपका एंटीलॉग 0.6, 1 में से आप क्या निकालोगे 0.4, तो 0.6 इंटू 10 की पावर माइनस 6, 0.6 लगभग किसकी है लॉग वैल्यू होती है 4 की, तो एंटीलॉग 0.6 किसके बराबर हो जाएगा 4 गुना 10 की पावर माइनस 6, तो आपका माइनस 5.4 का एंटीलॉग कितना आ जाएगा 4 इंटू 10 की पावर माइनस 6 आ जाएगा। इस तरह से आप किसी ऋणात्मक संख्या का क्या निकाल सकते हो एंटीलॉग। तो तीनों संख्याओं के मैंने एंटीलॉग बता दिया आपको। पूर्णांक संख्या का क्या हो जाएगा 10 की पावर x हो जाएगा, फिर बताया आपको धनात्मक संख्या का, धनात्मक संख्या में दो बताई थी, एक तो एक से छोटी धनात्मक संख्या, तो वो कैसे निकालोगे भाई, आपको लॉग वैल्यू ध्यान रखनी है, 2 से लेकर 9 तक उनके बीच में आएगा, तो जिसके आसपास आ रहा है वो उसका मान हो जाएगा एंटीलॉग का। उसके बाद में एक से बड़ी धनात्मक संख्याओं के लिए कैसे लिखोगे, उसको टुकड़े में बांटना है, जो पूर्णांक संख्या है उसका अलग से निकालोगे, एक से छोटे वाले का अलग से निकालोगे, दोनों को क्या कर दोगे भाई गुणा कर दोगे। तो इस तरह से आपने एक से बड़ी धनात्मक संख्या का क्या निकाला एंटीलॉग। और ऋणात्मक संख्या का एंटीलॉग निकालने के लिए आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है कि एंटीलॉग 1 माइनस दशमलव के बाद वाली संख्या दशमलव के साथ इंटू 10 की पावर माइनस 1 प्लस दशमलव के पहले वाली संख्या। इस तरह से आप क्या निकाल सकते हो किसी ऋणात्मक संख्या का एंटीलॉग। तो इस तरह से आप क्या निकाल सकते हो किसी संख्या का एंटीलॉग निकाल सकते हो। तो आपको मैंने लॉग पढ़ा दिए हैं, एंटीलॉग पढ़ा दिए हैं, ये काम में आएगा आपके नेस्ट समीकरण में और साम्य स्थिरांक निकालने में, इसलिए ये छोटा सा मैंने टॉपिक रख दिया है। और इसके अलावा आपको केमिकल काइनेटिक्स जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है रासायनिक बलगतिकी, वहां पे भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में लॉगरिथम में काम आता है। तो ये दोनों चैप्टर के लिए क्या है इंपॉर्टेंट, आपको मान आना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में आपसे क्या पूछते हैं न्यूमेरिकल पूछते हैं। तो वो जरूरी नहीं है आपको दे ही लॉग का मान, आपको खुद भी पता होना चाहिए कैसे निकालते हैं, तो ये बता दिया है। इसके बाद में अपन शुरू करते हैं नेक्स्ट इक्वेशन पे न्यूमेरिकल कैसे बनते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट समीकरण के ऊपर किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, आपसे न्यूमेरिकल पूछते हैं। तो देखो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि 298 केल्विन पर निम्न सेल का ईएमएफ ज्ञात कीजिए, अर्थात विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। उसके लिए आपको सेल समीकरण बना के दे रखी है, निकिल से निकिल +2, ये Ag से Ag+। ई नोट निकिल के लिए दिया है माइनस का 0.25 वोल्ट और Ag के लिए कितना दिया है प्लस का
0.80। तो आपको इनोड सेल का मानक विद्युत वाहक ने देकर क्या दिया है, अर्ध सेल का विद्युत वाहक। तो आपको क्या निकालना होगा, मानक विद्युत वाहक। और क्या देखना होगा आपको कि एनोड पर कौन सी अभिक्रिया हो रही है, कैथोड पर। तो इसमें तो आप सेल समीकरण देख के पहचान सकते हो कि पहले वाला भाग देखो क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। तो ये किसकी तरह कार्य होता है, एनोड को लिखते हैं पहले, उसके बाद में किसको लिखते हैं, कैथोड को। तो सबसे पहले लिख लो एनोड पर कौन सी अभिक्रिया हो रही है भाई, निकिल सॉलिड क्या हो रहा है, ऑक्सीकृत होकर क्या बना रहा है, निकिल +2 आयन प्लस क्या दे रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन। एनोड के ऊपर ये एनोड, ये क्या हो गया, कैथोड। और नहीं तो आपको इससे भी नहीं पता है तो क्या मैंने पॉइंट लिखा था इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, जिसका विभव ज्यादा वो कैथोड की तरह और जिसका विभव कम वो किसकी तरह कार्य करता है, एनोड की तरह कार्य करता है। तो यहाँ पे निकिल का विभव क्या दिया हुआ है, माइनस का 0.25 और आपके Ag का विभव दिया हुआ है 0.80। तो Ag का विभव, Ag इलेक्ट्रोड का विभव ज्यादा होने के कारण ये किसकी तरह कार्य करेगा, कैथोड की तरह, और ये किसकी तरह कार्य करेगा, निकिल इलेक्ट्रोड एनोड की तरह। तो कैथोड पर कौन सी अभिक्रिया होगी भाई, कैथोड पर आपके 2Ag + aqueous आयन 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके किसके रूप में अवक्षेपित हो जाएंगे, आपके Ag। तो कैथोड पर ये अभिक्रिया होगी तो नेट सेल अभिक्रिया क्या हो जाएगी भाई, संपूर्ण सेल अभिक्रिया, नेट सेल रिएक्शन क्या हो जाएगी आपका, निकिल सॉलिड +2Ag + aqueous से क्या बन गया, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट गए यहाँ पे, ये क्या बन गया भाई आपका, निकिल +2 aqueous + 2Ag सॉलिड। ये क्या बन गई आपकी, नेट सेल अभिक्रिया बन गई। अब देखो आपको इस समीकरण के ऊपर क्या लगाना है, नैश समीकरण, वो नैश इक्वेशन लगानी। तो नैश इक्वेशन क्या होती है भाई, ई सेल बराबर क्या होता है, ई नोट सेल -0.0591 अपॉन एन लॉग। यहाँ पे देखो प्रोडक्ट क्या है आपका, निकिल +2 aqueous और ये क्या हो जाएगा भाई आपका इधर Ag + Ag का क्या हो जाएगा भाई स्क्वायर, ये पावर में चली जाती है। मैंने बताया था जब आपको क्या पढ़ाया था, साम्य स्थिरांक निकालना बताया था। तो ये नीचे कटा हो रहा है दोस्तों, आगे लिख रहा हूं मैं दोबारा से इसको। तो आपको ये देती, यहाँ पे डायरेक्ट लिख लो, क्योंकि किसी भी शुद्ध ठोस या शुद्ध द्रव का सक्रिय द्रव्यमान क्या होता है भाई, 1 होता है। तो चूंकि आप लिख लो Ag सॉलिड बराबर निकिल सॉलिड का मान कितना होता है आपका, 1 होता है। तो इनको लिखने की जरूरत नहीं है। तो शुद्ध ठोस या शुद्ध द्रव का द्रव्यमान क्या होता है, सक्रिय द्रव्यमान 1 होता है। तो यहाँ पे इस समीकरण के लिए आप क्या लिखोगे, नैश समीकरण। इनका मान तो दोनों का एक एक हो जाएगा, तो लिखने की जरूरत नहीं है। तो नैश समीकरण क्या हो जाएगा इसके लिए, ई सेल बराबर ई नोट सेल माइनस 0.591 अपॉन एन लॉग, यहाँ पे क्या है आगे प्रोडक्ट में निकिल +2 की सांद्रता बटे Ag+, देखो Ag के आगे कितने मोल दिए हुए हैं, 2 मोल। तो ये किस में चले जाएंगे, पावर में, भाग के रूप में। तो ये क्या होगी भाई आपकी इस सेल की सेल रिएक्शन होगी। एंड देखो कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं यहाँ पे, 2 इलेक्ट्रॉन। निकिल कितने त्याग रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन, और Ag कितने ग्रहण कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान कितने का हो रहा है आपका, 2 इलेक्ट्रॉन का हो रहा है। तो n का मान 2 आ गया। अब देखो आपको यहाँ पे निकिल +2 की सांद्रता दे रखी है, Ag +2 की, निकिल +2 की सांद्रता कितनी दे रखी है, 0.01 है, और Ag+ की कितनी दे रखी है आपकी, 0.1 दे रखी है, मोलर 0.1 m दे रखी है आपको, ठीक है। अब आपको ये नहीं पता, ई नोड सेल नहीं पता। ई नोड सेल निकालने के लिए आपको क्या दिया हुआ है, एनोड और कैथोड के रूप में इनका निकिल का विभव दिया है और Ag का विभव। तो यहाँ से निकाल सकते हो आप ई नोड सेल। ई नोड सेल क्या हो जाएगा भाई, ई नोड कैथोड या माइनस ई नोड एनोड। तो कैथोड के रूप में क्या है आपका Ag, तो ई नोड Ag प्लस से Ag माइनस ई नोड निकिल +2 से निकिल। तो आपको ये मान दिया हुआ है निकिल इलेक्ट्रोड किसकी तरह कार्य कर रहा है, एनोड की तरह, Ag किसकी तरह कार्य कर रहा है, कैथोड। इसका मान गिवन है, इसका मान गिवन है, तो ई नोड सेल आ जाएगा भाई आपका। ई नोड सेल बराबर Ag का मान कितना है,
0.80 प्लस का माइनस 0.25 वोल्ट किसका दिया हुआ आपको निकल का, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 0.80 ये लगभग हो जाएगा 1.05 वोल्ट। तो आपका सेल विभव कितना आ गया, इनोड सेल कितना आ गया भाई 1.05 वोल्ट। अब ये मान इस समीकरण में रख दो तो ई सेल क्या आ जाएगा आपका, ई सेल बराबर इनोड सेल का मान कितना 1.05 माइनस 0.0591। एन का मान कितना है भाई, आपके 2 इलेक्ट्रॉन है तो ये कैसे कितना आ जाएगा 2 लोग। देखो निकिल प्लस 2 की सांद्रता कितनी दी हुई है आपकी 0.01 क्वेश्चन में, तो ये यहाँ पर क्या लिखोगे 0.01। यहाँ पे नीचे Ag प्लस की सांद्रता है 0.1 है, तो 0.1 का क्या करोगे आप होल स्क्वायर। आप इसको आगे और खोल लो तो 1.05 माइनस 0.059 अपॉन 2 log 0.01 बटे 0.1 गुणा 0.1। मैं इसको इजी और कर देता हूँ, 1 पॉइंट से 1 पॉइंट, 2 पॉइंट से 2 पॉइंट कट गए तो यहाँ पे क्या बच गई 1 बटे 1, तो ये कितना हो जाएगा आपका 1.05 माइनस 0.591 बटे 2 इंटू log 1। चूंकि कल बताया था आपको log 1 का मान कितना होता है 0 होता है, log 1 का मान कितना होता है भाई आपका 0 होता है। तो यहाँ पे log 1 का मान 0 रखोगे तो ये पूरा समीकरण क्या हो जाएगा 0 के बराबर हो जाएगा नहीं, तो आपके ई सेल का मान कितना आ जाएगा फिर 1.05 वोल्ट। तो आपके ई सेल का मान कितना आ जाएगा 0। जब इस समीकरण में आप log 1 का मान क्या रखोगे 0 तो ये 0 हो जाएगा, और यहाँ पे ई सेल का मान कितना बच जाएगा 1.05 माइनस 0 तो ये कितना आ जाएगा 1.05 वोल्ट। तो आपको सेल ईएमएफ ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा भाई, सबसे पहले उसमें देखो कि कौन एनोड है कौन कैथोड है। डायरेक्ट आपको क्वेश्चन में यदि सेल का विद्युत वाहक दे देता है तो इनोड सेल का मान दे देगा और आपको सांद्रता देखनी है। तो इस समीकरण में आपको उसने क्या दी है निकिल और निकिल प्लस 2 आयन की सांद्रता और Ag प्लस आयन की सांद्रता। उसके बाद में आपको देखना है कौन एनोड का कार्य कर रहा है कौन कैथोड का। तो सेल प्रदर्शनीकरण दे रखा है तो यहाँ तो आपको पता होना चाहिए कि पहले एनोड आता है फिर कैथोड। ये भी नहीं पता चलता है तो आप क्या याद रखोगे, जिसका विद्युत वाहक बल ज्यादा वो कैथोड की तरह और जिसका विद्युत वाहक बल कम वो किसकी तरह कार्य करता है एनोड की तरह। तो कैथोड एनोड पर कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी, निकिल किस में जाएगा निकिल प्लस 2 आयनों के रूप में, और कैथोड पर क्या होगा भाई Ag प्लस क्या होगा आपका इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बनाएगा Ag के रूप में। तो नेट सेल अभिक्रिया संपूर्ण सेल अभिक्रिया क्या हो जाएगी निकिल सॉलिड प्लस 2Ag प्लस आयन से क्या बन जाएंगे निकिल प्लस 2 आयन और प्लस 2Ag सॉलिड। अपन जानते हैं चूंकि शुद्ध ठोस या शुद्ध द्रव तो शुद्ध Ag का और शुद्ध निकल का ठोस का क्या हो जाएगा सक्रिय द्रव्यमान 1 हो जाएगा। तो ई सेल क्या नया समीकरण क्या बन जाएगी इसके लिए ई नोड सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लोग निकिल प्लस 2 की सांद्रता अपॉन Ag प्लस 2 की सांद्रता। देखो Ag के मोल कितने हैं यहाँ पे 2, तो जो जब मोल होंगे मोल कहाँ लग जाते हैं पावर में चले जाते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो रहा है भाई 2 इलेक्ट्रॉन का, तो n का मान क्या आ जाएगा 2। आपको इनोड सेल नहीं पता लेकिन उसने क्या दे रखा है निकिल इलेक्ट्रोड और Ag इलेक्ट्रोड का दोनों का विद्युत वाहक बल दे रखा है, यहाँ से निकाल सकते हो इनोड सेल ई कैथोड माइनस ई एनोड। कैथोड के रूप में क्या है Ag और एनोड के रूप में क्या है आपका निकिल है। तो Ag का मान कितना दे रखा है Ag इलेक्ट्रोड का प्लस का 0.80, इसका दे रखा है माइनस का 0.25, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस। तो इनोड सेल आपका आ गया 1.05 वोल्ट। तो यहाँ से आप ये मान रखोगे तो देखो log 0.01 बटे 0.1 का होल स्क्वायर, तो ये 2 दशमलव से 2 दशमलव कट जाएंगे तो इधर क्या बचेगा भाई आपका log 1। और चूंकि अपन जानते हैं log 1 क्या होता है उसका मान क्या होता है 0 के बराबर होता है, तो पीछे वाली नेगेटिव हो रही है वो पूरी की पूरी टर्म क्या हो जाएगी आपकी 0 हो जाएगी। तो ई सेल का मान क्या आ जाएगा 1.05 वोल्ट आ जाएगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो किसी सेल का विद्युत वाहक बल निकाल सकते हो। अब मैं ये तो था आपको इनोड सेल का मान नहीं दियो, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सभी टाइप के क्वेश्चन करवाऊंगा आपको। जब आपको इनोड सेल का मान गिवन हो तो और भी इजी हो जाएगा भाई, ये आपको निकालना नहीं पड़ेगा। तो एक बार इसे नोट करो और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी का है। ये कह रहा है कि निम्नलिखित सेल अभिक्रिया वाले सेल को निरूपित कीजिए। आपको ये क्या दे रहा है, सेल अभिक्रिया दे रहा है। एक तो इसका सेल प्रदर्शनीकरण पूछ रहा है और इसका विद्युत वाहक बल पूछ रहा है और उसके साथ इसने क्या गिवन है, इसमें इनोड सेल ये इसने खुद दे रखा है। तो देखो सबसे पहले इसका सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे अपन, सेल निरूपण। देखो यहाँ पे मैग्नीशियम से क्या बन रहा है, मैग्नीशियम प्लस, अर्थात ये ऑक्सीकृत हो रहा है Mg से Mg प्लस में, और जबकि यहाँ पे Ag आयन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बन रहा है, Ag। तो यहाँ पे देखो सेल निरूपण में क्या हो जाएगा, सेल निरूपण। तो एनोड की तरह कौन कार्य कर रहा है भाई, किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, मैग्नीशियम का, मैग्नीशियम प्लस 2 में। तो एनोड के रूप में कौन होगा, Mg सॉलिड Mg+2। इसकी सांद्रता कितनी दी हुई है आपकी, 0.130 एंड मोलर दी हुई है आपकी, क्या इसकी सांद्रता। बीच में क्या दर्शाओगे आप, लवण सेतु को। उसके बाद में क्या हो रहा है, Ag आयन का क्या हो रहा है, अपचयन, मतलब ये किसकी तरह कार्य कर रहा है, आपका कैथोड की तरह कार्य कर रहा है। इसकी सांद्रता दी हुई है आपको 0.01 एम से Ag। तो ये आपका क्या हो गया भाई, सेल निरूपण हो गया। इस तरह से आप इस सेल को प्रदर्शित कर सकते हो, पहले एनोड को फिर कैथोड को। एनोड पर क्या होता है आपका, ऑक्सीकरण होता है, उसके बाद में क्या हो जाएगा आपका कैथोड पर अपचयन। तो एनोड पर मैग्नीशियम सॉलिड क्या बना रहा है भाई आपका, Mg+2। इसकी सांद्रता कितनी दी हुई है, 0.130 एम मोलर। और ये क्या हो जाएगा, कैथोड पे क्या हो रहा है, Ag+ आयन, इसकी सांद्रता दी हुई है 0.01 एम। इसमें कन्वर्ट हो रहा है भाई आपके Ag सॉलिड। तो ये क्या हो गया भाई आपका इसका सेल प्रदर्शनीकरण या सेल निरूपण। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, पहले एनोड वाले पार्ट को लिखोगे, फिर क्या किसको लिखोगे, कैथोड पर। तो एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीकरण। तो यहाँ पे देख लो किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, और नहीं तो आप देख सकते हो Mg कहाँ आ रही है, हाइड्रोजन से ऊपर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, और Ag कहाँ आती है, नीचे। तो Ag किसकी तरह कार्य करेगी, कैथोड की तरह, और Mg कहाँ पे काम करेगी, एनोड की तरह। तो ये मैंने बताया था इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के स्पेशल पॉइंट लिखवाए थे, तब आपको ये बताया था। तो Mg इलेक्ट्रोड यहाँ पे किसकी तरह कार्य करता है, एनोड की तरह, और ये करता है कैथोड की तरह। अब इस सेल के लिए क्या लिख दो भाई, सेल समीकरण, डैश समीकरण लिख दो। तो यहाँ पे देखो कितने इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन का। तो n का मान कितना होगा भाई आपके, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, Mg+2, 2Ag+, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बना रहा है, Ag। तो इसके लिए नैश समीकरण क्या हो जाएगी आपकी, E सेल बराबर E नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन n log। यहाँ पे देखो Mg+2 Ag+ की और Mg सॉलिड की शुद्ध ठोस और शुद्ध द्रव का सक्रिय द्रव्यमान क्या हो जाएगा, 1। तो इधर क्या आ जाएगा, Mg+2 की सांद्रता बटे यहाँ पे Ag+ की सांद्रता, इसका क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर। देखो n का मान कितना है, E नोट कितना दिया हुआ है आपको, क्वेश्चन में दे रखा है 3.17 वोल्ट, 0.0591 अपॉन n log। मैग्नीशियम की सांद्रता दे रखी है आपको 0.130 बटे Ag कितने दे रखी है आपको, 0.001 का होल स्क्वायर। अब आगे इसको सोल्व करते हैं। तो ये आपका आ जाएगा E सेल किसके बराबर आ जाएगा, E सेल बराबर आ जाएगा भाई आपका 3.17 माइनस 0.0591 अपॉन 2 इंटू log 1.3 इंटू 10 की पावर 7। जब इसको आप सोल्व करोगे तो ये ऊपर नीचे से ये क्या कितना हो जाएगा भाई, 0.4। ये 4 बार ये द्वारा मल्टीप्लाई करोगे तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये लगभग आपका कितना आ जाएगा, 1.3 इंटू 10 की पावर 7। अब देखो एक चीज, आपको यहाँ पे लोग वैल्यू नहीं पता 1.3 इंटू 10 की पावर 7 की, लेकिन इसका मान तो निकाल सकते हो आप। देखो कैसे निकालोगे, ये मैं साइड में थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ, फिर मैं डायरेक्ट लिख दूंगा, आप अपने हिसाब से नोट कर लेना इसको। देखो log 1.3 इंटू 10 की पावर 7 का नहीं पता, लेकिन अपन को पता है log में a गुणा b को कैसे लिखते हैं, log a प्लस log b। तो इसको कैसे लिख सकते हो आप, log 1.3 प्लस log 10 की पावर 7 लिख सकते हो। अरे ये वही कंडीशन होगी a गुणा b वाली,
log a गुना b को कैसे लिखते हो, log a प्लस log b, तो इसको कैसे लिख सकते हो आप, log 1.3 इंटू प्लस 10 की पावर 7। अब देखो, अब आपको 1.3 का भी नहीं पता, इसको क्या कर सकते हो, और सोते ये कितना हो जाएगा, log 13/10 प्लस log 10 की पावर 7। 13/10 को a/b को कैसे लिखते हैं, log a माइनस log b, log a माइनस log b, तो log 13 माइनस कितना हो जाएगा, log 10 प्लस ये पावर आगे आ जाएगी इंटू log 10। अरे a की पावर b को कैसे लिखते हैं, b की पावर log a से लिखते हैं। तो देखो आपको log 13 का मान याद रखना है, ये लगभग कितना होता है, ये क्वेश्चन में दे देगा आपको टिपिकल log, ये होता है 1.113 होता है। log 13 का मान कितना होता है, 1.113, और log 10 का मान आपको पता है कितना होता है, 1 प्लस 7 इंटू 1, तो ये कितना हो जाएगा भाई आपका, इसको घटाओगे तो ये 0.113 प्लस 7, तो ये कितना हो जाएगा 7.113। तो आपने देखा कि 1.3 इंटू 10 की पावर 7 का log कैसे आता है, इसको आप भाई साइड में नोट कर लेना, मैं इसको रख करूंगा अभी। तो log 1.3 इंटू 10 की पावर 7 का मान तो नहीं पता, लेकिन आपको एक फॉर्मूला पता है, log a गुना b को कैसे लिखते हैं, log a प्लस log b, तो यहाँ पे इसको लिख सकते हो आप log 13 1.3 प्लस log 10 की पावर 7। अब इस 1.3 को मैंने और इजी कर दिया, कितना कर दिया, 1.3, ये 13/10 हो गया। आप जानते हो कि इसको आप यहाँ पे नहीं लिखते, यहाँ पे लिख दो, तो अब 10 में जाओगे तो कितना आ जाएगा, इसको ऐसे लिख सकते हो 13/10। आप जानते हो कि log a अपॉन b को कैसे लिखते हैं, log a माइनस b, मैंने पिछले लेक्चर में आपको ये बता दिया, इसके ऊपर ट्यूशन करके बता दिया। तो इसको लिख सकते हो log 13 माइनस log 10 इंटू ये पावर वाला आगे आ जाएगा पावर, ये कितना हो जाएगा, log 10 हो जाएगा। log 13 का मान देखो टिपिकल होता है कुछ log वैल्यू, तो ये लगभग ये कितना होता है आपको याद रख लेना, नहीं तो ट्यूशन में दे देता है टिपिकल वैल्यू, तो इसका मान होता है 1.113, और log 10 का मान कितना होता है आपका 1 होता है, और ये 7 इंटू log 10 क्या हो जाएगा 1। जब इसको सोल्व करोगे तो ये तो उतना ही बच जाएगा, एक घटाओगे तो 0.13 और ये प्लस 7, तो क्या हो जाएगा, 1.3 इंटू 10 की पावर 7 का log वैल्यू हो जाएगा 7.113 के आसपास आ जाएगा। तो आपका ये कितना आ गया भाई, ये मान इसके बराबर आ गया। तो ये एक बार नोट कर लेना, मैं इसको रब कर रहा हूं क्योंकि इस क्वेश्चन को आगे, तो आपका मान कितना आ गया भाई, इसका मान 7.113, लोग इसका मान आ गया आपका 1.3 इंटू 10 की पावर 7 का। तो ये मैंने सोल्व करके बता दिया, आप थोड़ा देख लेना, मैं इसको रब कर रहा हूं। तो आप इसको आगे करिए ट्यूशन को, थोड़ा ये साइड में रफ वर्क है, आपको ये ऐसा निकालने की जरूरत नहीं है ना, ये साइड में कर लेना। तो ये कितना हो जाएगा भाई, 3.17 माइनस 0.0591 अपॉन 2, इसका मान कितना निकाला आपने, इंटू 7.113 के आसपास आपने क्या निकाला, इसका मान निकाला। देखो आप इसको और इजी कर सकते हो, 2 का भाग दो, ये कितना चल जाएगा 0.0295, ये इसके आसपास आ जाएगा। तो ये मान कितना हो जाएगा 0.37 माइनस 0.0295 इंटू 7.113। अब आसानी से आप इसको गुणा कर सकते हो, जब गुणा करते हो तो ये लगभग किसके बराबर आता है, 3.17 माइनस 0.21, ये लगभग आता है आपका 0.21 के आसपास आता है। अब क्या करोगे, इसमें से आपको घटाना है ये मान, तो 3.17 में से आप 0.21 निकालते हो तो कितना बचता है 692। तो आपके इस सेल का ई नोट या विद्युत वाहक बल कितना आ गया, 2.96 वोल्ट आ गया। तो आपको थोड़ा सा ये log वैल्यू क्या है, टिपिकल है, तो ये मैंने आपको अलग से समझा दी है। तो इसके बाद में आपको इसको और सिंपल कर सकते हो, और भी ज्यादा सिंपल करना चाहते हो तो 0.059 को लगभग 0.06 के बराबर मान सकते हो, तो ये लगभग कितना हो जाएगा 0.03, तो 0.03 को आप इससे मल्टीप्लाई करो तो ये लगभग कितना आएगा 0.21 के आसपास आएगा। तो 3.17 में से आप क्या निकालोगे 2.96, तो आपका सेल का विद्युत वाहक बल कितना आ गया आपका 2.96 आ गया। तो देखो इस क्वेश्चन में आपको कह रहा है क्या, सेल निरूपण कीजिए। तो आपको या तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ध्यान रखनी, नहीं तो क्वेश्चन देख के भी आप पता कर सकते हो, थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करो। यहाँ पे क्या हो रहा है, mg कहाँ पे जा रहा है, mg+2 में,
और Ag प्लस क्या बना रहा है Ag, तो Mg प्लस 2 में जा रहा है तो उसका ऑक्सीकरण हो रहा है अर्थात एनोड का कार्य कर रहा है। और जो आपका ये है Ag प्लस इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बना रहा है Ag, तो इसका क्या हो रहा है भाई अपचयन हो रहा है। तो एनोड वाला भाग कौन सा हो गया मैग्नीशियम और कैथोड वाला क्या हो गया Ag। तो सेल निरूपण में पहले एनोड को लिखते हैं फिर कैथोड में। तो Mg से क्या बनेगा Mg प्लस 2, फिर इसकी सांद्रता लिखनी है कितनी दी हुई है 0.130 मोलर दी हुई है। और Ag प्लस से क्या बनाओगे Ag कैथोड पर, तो Ag प्लस की सांद्रता दी हुई है आपको 0.001। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है भाई, सेम क्वेश्चन। और यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आदान प्रदान हो रहे हैं 2 हो रहे हैं। तो यहाँ पे इसके लिए क्या लिखोगे नैश समीकरण ई सेल बराबर ई नोट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग मैग्नीशियम की सांद्रता। देखो इधर मैग्नीशियम बन रहा है और शुद्ध ठोस और शुद्ध द्रव, तो मैग्नीशियम सॉलिड और Ag सॉलिड का सक्रिय द्रव्यमान एक हो जाएगा, वो मैंने लिखा नहीं। तो नीचे क्या लिखोगे Ag प्लस की सांद्रता इसकी पावर 2 मोल है तो क्या चला जाएगा पावर में चला जाएगा। n बराबर 2 जब ये मान रखते हो तो आपका आता है ई नोट सेल दिया हुआ आपको 3.17 वोल्ट, तो ये मान आता है ई सेल बराबर 3.17 माइनस 0.0591 लॉग 1.3 इंटू 10 की पावर 7 आता है। तो जब इसको सोल्व करते हो तो log 1.3 इंटू 10 की पावर 7 का मान कितना आया था मैंने सोल्व करके बताया था आपको 7.113। इसको मल्टीप्लाई करते हो तो ये कितना आएगा, आप जब इसको सोल्व करते हो तो ई सेल का मान कितना आ गया भाई आपका 2.96 वोल्ट आ गया। तो इस तरह से आपसे वो पूछ सकते हैं क्या सेल का विद्युत वाहक बल ई नोट सेल का मान देकर भी और ई सेल का मान नहीं देकर। पिछला क्वेश्चन करवा दिया आपको ई नोट सेल का मान जब नहीं दिया हो तो किस तरह से ज्ञात करते हैं। देखो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है डेनियल सेल के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव कितना दिया हुआ है आपको 1.8 वोल्ट। अर्थात इस सेल में क्या दिया हुआ आपको ई नोट सेल का मान दिया हुआ है कितना 1.8 वोल्ट। तो निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए मानक गिब्स ऊर्जा का क्या कीजिए परिकलन कीजिए। आपको दिया हुआ है जिंक सॉलिड प्लस कॉपर प्लस 2 एक्वस आयन से क्या बन रहा है जिंक प्लस 2 आयन और से क्या बन रहा है। तो यहाँ पे देखो बच्चों कॉपर प्लस 2 से क्या बन रहा है कॉपर, तो कितने इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो रहा है n बराबर कितना आगे भाई 2 इलेक्ट्रॉन। चूंकि अपन जानते हैं गिब्स मुक्त ऊर्जा क्या होती है डेल्टा जी नोट बराबर माइनस NF ई नोट सेल। आपको ई नोट सेल दिया हुआ है n का मान आपको पता है, F क्या होता है फैराडे नियतांक, इसका मान क्या होता है 6500 कूलम पर मोल। अब इस समीकरण में आपको क्या रखना है n का मान F का मान और ई नोट सेल का मान जो आपको गिवन है। तो जब आप ये रखते हो तो डेल्टा जी का मान कितना आ जाता है आपका n का मान माइनस 2 गुणा 6500 गुणा ई नोट सेल कितना है 1.1 वोल्ट। तो ये कितना आ जाता है भाई आपका लगभग माइनस 270 जूल पर मोल आ जाता है। ये मान कितना आ जाता है आपका जूल पर मोल। या आप इसको क्या कहोगे किलो जूल में लिखना चाहते हो तो कितना आ जाएगा माइनस का 212.27 किलो जूल पर मोल आ जाएगा आपका क्या आ जाएगा किलो जूल पर मोल आ जाएगा। तो इस तरह से आपको समीकरण देके क्या पूछ सकता है गिब्स मुक्त ऊर्जा भी पूछ सकता है। तो गिब्स मुक्त ऊर्जा क्या होती है डेल्टा जी बराबर NFE कल निकाला था अपने रिलेशन से। अब यहाँ पे क्या देखो मानक परिस्थिति में मैंने बताया था डेल्टा जी नोट बराबर माइनस का NFE नोट हो जाएगा। n का मान आपने इस समीकरण से देख लिया कितना होता है इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन। तो इस सेल का मान उसने खुद दे रखा है 1.1। F का मान आपको पता होना चाहिए फैराडे नियतांक का मान कितना होता है 6500
कूलम। तो इसको क्या करना था, आपको मल्टीप्लाई करना था और ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। इस तरह से आपसे गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन नियमों क्वेश्चन में पूछ सकता है। तो आपको ये सब मान क्या है इसमें दिए हुए हैं और इसके आधार पर आप क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। फिर बाकी का आपको क्या करना होगा, गुणा ही करना होगा। तो मैंने तीसरा टाइप क्या करवा दिया, आपसे क्या पूछ सकते हैं, गिब्स मुक्त ऊर्जा भी पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे अपन किसका, सेल स्थिरांक का मान कैसे निकालते हैं। तो तीसरा टाइप का क्वेश्चन क्या बनेगा, इस तरह से आपसे गिब्स एनर्जी पूछ सकते हैं या दूसरा सेल का विद्युत वाहक बल पूछ सकते हैं। और एक ईएमएफ ऑफ सेल जो अपन ने फर्स्ट में किया था पहले वाले क्वेश्चन में, ई कैथोड माइनस ई एनोड, तो उसके ऊपर छोटा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आपको ये छोटा सा क्वेश्चन बनता है वो, तो उस टाइप का क्वेश्चन उसी में मैंने ऐड कर दिया है। तो अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, सेल स्थिरांक का मान कैसे निकालते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित अभिक्रिया का साम्य स्थिरांक का मान परिकलित कीजिए। तो आपसे कह रहा है, देखो ये अभिक्रिया दे रही है आपकी कॉपर सॉलिड प्लस 2Ag प्लस आयन मिलकर क्या बना रहे हैं, कॉपर प्लस 2 और क्या बन रहा है 2Ag धातु। इसके लिए इनोड सेल का मान उसने खुद दिया हुआ है क्या। अब इसके लिए क्या पूछ रहा है, साम्य स्थिरांक। तो साम्य स्थिरांक का फॉर्मूला क्या आया था भाई, ई सेल तो क्या होता है सामने पर 0 होता है, मैंने बता दिया था। तो ई नोड सेल बराबर क्या आया था आपका 0.0591 अपॉन एन log केसी के बराबर आया था। तो यहाँ से log केसी का मान क्या हो जाएगा आपका एन इंटू ई नोड सेल अपॉन 0.0591 ये हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे एन का कितने इलेक्ट्रॉन का लेन देन हो रहा है भाई, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 Ag आएगा तो 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे, कॉपर क्या देगा 2 इलेक्ट्रॉन विलयन में देगा। तो यहाँ पे एन का मान कितना है भाई 2 इलेक्ट्रॉन। ई नोड सेल आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या 0.46 वोल्ट ये दिया हुआ है। अब ये मान रखो, इसको आगे छोड़ दो। तो log केसी बराबर क्या आ जाएगा भाई, एन का मान कितना रखोगे 2 गुणा ई नोड सेल कितना दिया आपको 0.46 और आप नीचे क्या दिया हुआ है 0.591। जब इसको आप सोल्व करते हो तो log केसी का मान आपका आता है लगभग 15.6 के आसपास। जब इसको आप सोल्व करते हो तो ये log केसी का मान कितना आ जाएगा 15.6 के आसपास। तो यहाँ पे log केसी बराबर क्या हो जाएगा आपका 15.6। अब केसी का मान निकालने के लिए आपको क्या लेना पड़ेगा, एंटी लॉग। तो केसी बराबर क्या हो जाएगा भाई एंटी लॉग 15.6। कल उसका ये बताया था केसी बराबर क्या आया था भाई एंटी लॉग, डायरेक्ट मैंने ये बताया था एन इंटू ई नोड सेल बटे 0.0591। तो इसको सही तरीके से सोल्व करना, डायरेक्ट एंटी लॉग उसमें कंफ्यूज हो जाओगे। तो केसी बराबर क्या आ गया आपका एंटी लॉग 15.6। तो देखो यहाँ पे धनात्मक संख्या का एंटी लॉग है 15.6, तो इसका मान कैसे निकालना है, एक से बड़ी धनात्मक संख्या का। तो इसको क्या से करोगे भाई पूर्णांक संख्या का अलग और एक से छोटी वाली संख्या का अलग। तो केसी बराबर इसका एंटी लॉग कैसे निकालोगे, एंटी लॉग 15 गुणा एंटी लॉग 0.6। एंटी लॉग 15 का मान 10 की पावर 15 एक पूर्णांक संख्या है, 0.6 का कितना हो जाएगा भाई 0.6 किसकी लॉग वैल्यू होती है लगभग 4 की। तो आप इसको मान सकते हो 3.92 के आसपास, 0.6020 होती है 4 की, तो 3.9 के आसपास। तो ये आपका केसी का मान कितना आ गया भाई, केसी बराबर 3.92 इंटू 10 की पावर 15। तो इस तरह से आप निकाल सकते हो साम्य स्थिरांक का मान निकाल सकते हो। कुछ नहीं, बिल्कुल इजी सा है। साम्य पर क्या कंडीशन होती है भाई, ई सेल का मान तो क्या होता है 0 होता है, लेकिन ई नोड सेल का मान क्या नहीं होता 0 नहीं होता। तो ई नोड सेल का मान इसने दिया हुआ है, तो ई नोड सेल बराबर क्या हो गया 0.0591 अपॉन एन इंटू log केसी। log केसी का मान क्या हो जाएगा यहाँ पे एन इंटू ई नोड सेल अपॉन 0.0591। एन का मान देखो कितने इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो रहा है, कॉपर क्या दे रहा है 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है
और Ag क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, तो n का मान कितना हो गया आपका 2 हो गया। ई नोड सेल उसने दिया है 0.46 वोल्ट। अब आपको क्या रखना है, इसमें रखना है, तो log Kc का मान कितना आ गया आपका, लगभग 15.6 के आसपास आ गया। अब यहाँ से Kc का मान निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 15.6 का एंटी लॉग लेना पड़ेगा। और अभी एंटी लॉग सिखाए थे आपको, ये क्या है, एक से बड़ी धनात्मक संख्या, तो इसको टुकड़ों में कर लो, लॉग एंटी लॉग 15 का मान अलग से निकालो, एंटी लॉग 0.6 का, तो 15 क्या है, एक पूर्णांक संख्या है, तो ये कितना हो जाएगा, 10 की पावर x में चला जाएगा, 10 की पावर 15, और इस तरह से 0.6 का एंटी लॉग, ये 0.4 की वैल्यू होती है, 0.6020, ये थोड़ा सा कम हो जाएगा, तो 3.9, या आप इसको 4 भी लिख सकते हो तो भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, Kc का मान 3.92 इंटू 10 की पावर 15 हो जाएगा। तो इस तरह से आप साम्य स्थिरांक का मान भी निकाल सकते हो। तो ये आपको सभी टाइप के क्वेश्चन हो गए। अब आपकी बुक में एक हाइड्रोजन सेल के ऊपर भी क्या दिया हुआ है, न्यूमेरिकल, वो देखते हैं। तो इस तरह से आप 4 तरह से क्या आ सकते हैं इसके ऊपर क्वेश्चन, आपसे Kc का मान भी पूछ सकते हैं, गिब्स मुक्त ऊर्जा भी पूछ सकते हैं, विद्युत वाहक बल भी का मान भी निकाल सकते हैं, किसी अर्धशैल इलेक्ट्रोड का मान भी क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। देखो आपकी बुक का हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के ऊपर क्वेश्चन दिया हुआ है, एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन, पीएच बराबर 10 के विलयन के संपर्क में रख के हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के विभव का परिकलन कीजिए। तो सॉल्यूशन, यहाँ पे आपको पीएच का मान कितना दे रखा है भाई, 10 दे रखा है। पीएच का मान 10 है, तो पीएच क्या होती है, माइनस का log H प्लस आयनों की संख्या। तो यहाँ से आपके H प्लस आयनों की सांद्रता कितनी आ जाएगी, 10 की पावर माइनस 10। तब क्या हो जाएगा, इसका एंटी लॉग, माइनस का लॉग लोगे तो ये आगे प्लस का हो जाएगा, और 10 इंटू लॉग 10 का मान क्या जाएगा। तो पीएच बराबर क्या होता है भाई, माइनस का log H प्लस आयनों की सांद्रता। तो यहाँ पे pH का मान यदि 10 है, तो H प्लस आयनों की सांद्रता कितनी होगी, 10 की पावर माइनस 10। सेल समय अभिक्रिया क्या हो जाएगी भाई, सेल अभिक्रिया, अर्धशैल अभिक्रिया, अर्धशैल अभिक्रिया, H प्लस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बनाएगा भाई आपका 1/2 H2 गैस। ये क्या बनाएगा भाई आपका हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने जा रहे हैं भाई, n का मान कितना हो गया, ये हो गया। तो इस अभिक्रिया के लिए क्या बना दो आप, नया समीकरण लिख दो। तो ये क्या हो गया H+, तो EH प्लस से H2 के लिए क्या हो जाएगा, E नोट H प्लस H2 माइनस कितना होता है आपका 0.0591 अपॉन 1 log, इसकी सांद्रता कितनी हो जाएगी भाई, 1 हो जाएगी। शुद्ध ठोस या शुद्ध वो है आपका द्रव, तो इसकी सांद्रता 1 के लिए क्या हो जाएगा, H प्लस की सांद्रता। तो देखो H प्लस की सांद्रता, यहाँ पे अपन जानते हैं कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का विद्युत मानक विद्युत वाहक बल कितना होता है, शून्य, जो अपने स्वेच्छा से माना गया था। क्योंकि E नोट H प्लस से H2 का मान कितना होता है, 0 है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का 0 माना गया था। तो ये क्या हो जाएगा, EH प्लस से H2 क्या हो जाएगा, 0 माइनस 0.591/1, n का मान कितना है 1, एक इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता कितनी है, 10 की पावर माइनस 10। ये 10 की पावर माइनस 10 ऊपर जाके प्लस का हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा भाई आपका EH प्लस H2 0 माइनस 0.591 इंटू log 10 की पावर 10, ऊपर जाके प्लस का हो जाएगा, ये आगे आ जाएगा पावर का। तो 0 माइनस 0.591 इंटू 10 log 10 का मान, चूंकि log 10 बराबर कितना होता है 1, log 10 बराबर कितना होता है भाई 1, तो ये कितना हो जाएगा 1, तो ये कितना हो जाएगा 0 माइनस 0.591 इंटू 10 इंटू 1, तो ये इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 0 माइनस 0.591 वोल्ट। अब ये देखो 0 में से ये घटाओगे तो क्या आ जाएगा आपका नेगेटिव का मान,
तो EH+ से H2 कितना हो जाएगा, E + H2 हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का विभव कितना आ जाएगा -0.591 वोल्ट। तो इस तरह से आप हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का क्या ज्ञात कर सकते हो, विभव का मान ज्ञात कर सकते हो। आपको दिया हुआ है pH का मान। pH क्या होता है भाई, नेगेटिव pH बराबर क्या होता है -log H+। तो यहाँ पे pH का मान 10 है तो H+ आयनों की सांद्रता कितनी हो जाएगी आपकी 10⁻⁻10 हो जाएगी। आप निकाल के देख लो, pH बराबर 10 है तो इसका क्या निकालोगे, एंटीलॉग निकालोगे। एंटीलॉग निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा भाई आपका H+ आयनों की सांद्रता निकालोगे तो एंटीलॉग -10 का मान कितना आ जाएगा आपका 10⁻−10 आ जाएगा। तो H+ आयनों की सांद्रता कितनी होती है 10⁻−10 होगी। और सेल अभिक्रिया क्या हो जाएगी, हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बनाएगी, हाइड्रोजन गैस बनाएगी, या इसको आप मान सकते हो हाइड्रोजन बनाएगी, हाइड्रोजन गैस बनाएगी। और तो शुद्ध द्रव और शुद्ध ठोस का क्या होता है, द्रव्यमान, सक्रिय द्रव्यमान कितना होता है 1। तो यहाँ तो इसका लेना देना है नहीं, तो यहाँ पे H+ आयनों की सांद्रता से मतलब यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो रहा है भाई, एक इलेक्ट्रॉन का। तो इसके लिए नैश समीकरण क्या हो जाएगी, E सेल बराबर क्या हो जाएगा भाई आपका E0 सेल -0.0591/n। n का मान कितना है भाई आपका 1 log 1/H+ आयनों की सांद्रता H2 क्या होगी शुद्ध, तो इसका मान कितना आएगा 1 आएगा। तो यहाँ पे चूंकि अपन जानते हैं E0 हाइड्रोजन सेल का मानक विद्युत वाहक बल कितना होता है 0, स्वेच्छा से माना गया था, तो इसका बराबर 0 रखोगे, n बराबर 1 और H+ आयनों की सांद्रता 10⁻−10। ये ऊपर जाके प्लस की हो जाएगी, ये कितना रहेगा इतना 0 माइनस ये 10 आगे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, log 10 का मान कितना होता है भाई 1 होता है। तो जब इसको सोल्व करोगे तो EH+ से H2 का मान 0-0.591 वोल्ट आ गया। अब इसको घटाओगे तो ये क्या आएगा, नेगेटिव की वैल्यू आएगी आपकी कि E हाइड्रोजन सेल के विभव का मान कितना आएगा -0.591। इस तरह से हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के ऊपर क्या हो गए, न्यूमेरिकल हो गए। तो देखो आपके बुक में ये न्यूमेरिकल दिया हुआ था, मैंने सभी टाइप के क्वेश्चन आपको करवा दिए इस तरह के क्या न्यूमेरिकल। अब कुछ एग्जाम्पल और आपकी बुक के वो सोल्व कर लेना, कोई समस्या है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। तो इस तरह से आपका नैश समीकरण वाला पार्ट पूरा हो गया। कुल मिला के आपके इलेक्ट्रो के 2 पोर्शन क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। एक तो विद्युत अपघटनी सेल और कोलराउस नियम तक। उसके बाद में आपको क्या बताया था, ये EMF से सेल के विद्युत वाहक बल से संबंधित, और ये आपके नैश समीकरण, गिब्स मुक्त ऊर्जा। ये अब आपका एक पोर्शन बचा हुआ है बैटरी से संबंधित। सेल से संबंधित सारा पोर्शन हो चुका है, अब आपका बचा हुआ क्या, बैटरी से संबंधित। बैटरियां पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में, आपके शुरू करूंगा बैटरियां। तो प्राथमिक सेल्स पढ़ेंगे, फिर द्वितीयक सेल्स पढ़ेंगे, और उसके बाद में ईंधन सेल्स पढ़ेंगे, और लास्ट में आपके दिया हुआ है जंग लगना किस तरह से कार्य करता है, कि जो रस्टिंग ऑफ आयरन होती है, लोहे पर जंग लगती है, तो वो भी एक तरह से सेल के निर्माण के दौरान ही लगती है। वो किस तरह से लगती है तो अगले वीडियो में अपन पढ़ेंगे। तो इसके बाद में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे अपन बैटरी। तो आपका फिर चैप्टर क्या हो जाएगा कंप्लीट। आज की क्लास यहीं तक होगी। किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो, कुछ चीज नहीं समझ में आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, नहीं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप संपर्क करें। और कल आपको वापस से रिवाइज कर दिया जाएगा। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और चैनल को शेयर जरूर, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।